अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आइन की बालादस्ती की बात करने वाले, सियासी इस्तेहकाम और गुर्बत का खात्मा और उसके साथ साथ आइनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ का ठेका और आइनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के दावेदार, कारकर्दगी, जुडिशल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के दावेदार वोट के हुसूल तक ही रहे। और आज हम ये सब देख रहे हैं कि आज कारकर्दगी पर या इश्यूज़ पर बात नहीं हो रही, बल्कि एक एक मर्जी और एक इक़्तिदार में जो कोई इंसान धुत या एक नशे में होता है, वो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। और इक़्तिदार के हुसूल के लिए चाहे आइनी इदारों के तशख़्ख़ुस को कुचल दिया जाए या आइनी इदारों की तक़द्दुस को पामाल किया जाए या गरीब आदमी और जो इस वक्त सैलाब ज़दगान है, चाहे उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया जाए, महज सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार। क्या यही सियासत है? क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही नया पाकिस्तान है? ये मेरे सवालात होंगे आज प्रोग्राम में। इस हवाले से डेफिनेटली सियासत में कोई बंद गली की तरफ नहीं जाता। इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा एक फ़ैसला किया और वफाकी काबीना की एक कमेटी तश्कील दी गई, 11 अरकान पर मुश्तमिल। उसमें 2 इजाफे के साथ सरदार खालिद मक्सी और आगा हसन बलोच साहब, दोनों वज़रा हैं, इनको भी शामिल कर दिया गया। अयाज सादिक, ख्वाजा साद, कमर जमान कायरा, सैयद अमीनुल हक, मियाँ इफ्तिखार, मौलाना असद और मरियम औरंगज़ेब हनीफ अब्बासी। ये है जी वो अरकान जो कोशिश करेंगे कि इसको मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। और दूसरी जानब लॉन्ग मार्च से मुतालिक भी ये कमेटी काम करेगी। लेकिन दूसरी जानब मरियम औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, ने कुछ देर पहले मीडिया से बात की। उन्होंने बड़ी एक अहम बात की कि 4 साल तक मुल्क को दिवालिया किया, आज तक 4 साल कारकर्दगी पे बात नहीं हुई, जबकि बात कारकर्दगी पे होनी चाहिए। मैंने ये किया, मैं बड़ा अच्छा चलता हूँ, मैं स्पीच बहुत अच्छी करता हूँ, मैं गुफ्तगू बहुत अच्छी करता हूँ, पब्लिक सेंटीमेंट, अवामी जज्बात को उभारना, यही सब कुछ होता रहा। हमने पिछले 3.5-4 सालों में भी यही सब कुछ देखा। और एक और सवाल उन्होंने छोड़ दिया, क्या जाली बयानियाँ और मुल्की मफाद के साथ खेलने वालों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? ये क्वेश्चन मार्क था उनकी जानिब से, ये एक सवाल था। ये सवाल भी बड़ा अहम है, इस पर हम बात करेंगे। हम अपने स्टूडियोज़ में मेहमानों का तारुफ करवा। अजीम चौधरी साहब, हमेशा की तरह आज भी हर दिल अजीज़, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया। ताहिर नईम मलिक साहब, अपने शोबे पर उबूर हासिल है और हमेशा टू द पॉइंट बात करते हैं, बहुत शुक्रिया ताहिर नईम मलिक साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब ने भी आज हमें ज्वाइन किया है, दिफाई उमूर के माहिर हैं और सियासी उमूर पर भी आपकी गहरी नज़र और दस्तरस है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने भी हमें वक्त दिया। बल्कि ब्रिगेडियर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, एक पेज का राग अलापना और आइनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और उसके दावेदार आज अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए तमाम हदें पार करते हुए, फलांगते हुए, इस्लामाबाद के घेराव के लिए और अवामी फलाह बहबूद को रोनते हुए, कुचलते हुए, दिहाड़ीदार तबके के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए, इंडिया को खुश करते हुए इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि अब तो इतनी बेबाक और इतनी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू हो रही है कि मीडिया चैनल्स को म्यूट करना पड़ता है, उनकी ऑडियो बंद करनी पड़ती है। ब्रिगेडियर साहब जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। मैं किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन को सामने ना रखते हुए एज एन अनबायस्ड इंडिविजुअल आपसे बात करूंगा। आप देखें कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं और हमारी इकोनॉमी जो है इट इज़ इन दी येलो जोन और जो है इसका ख़तरा है कि हम रेड जोन की तरफ ना चले जाएं। नंबर 1। नंबर 2 जो मैं बात करूंगा वो ये है कि हर मसले का हल बातचीत होती है। कन्फ्रंट करने से कोई भी मसला, दुनिया का जंगें भी जो होती हैं वो भी बाद में टेबल पे बैठ के चीज़ें सेटल होती हैं। तो इस तरह जो है कन्फ्रंटेशन मोड में जाना हमारी पॉलिटिकल एलीट का इज़ एब्सोल्युटली डेंजरस फॉर द कंट्री। नंबर 3 जो है वो ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही एक डेंजरस गेम खेल रहा है, जिस पे कि वो अजम्पशंस पे बात करके एक मफरूज़ा बना देते हैं और उस पर घंटों घंटों बहस करते रहते हैं, जिससे एक आम आदमी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। और जब फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए जाते हैं तो उसको वो मानने से इनकार, ना सिर्फ इनकार करते हैं
बल्कि ये भी कहा जाता है कि जी उसके ऊपर जो है वो जो है उस पर प्रेशराइज करेंगे। तीसरी चीज जो है वो ये है कि कोई भी मसला हो वो आप कोर्ट में लेके जाते, और कोर्ट का डिसीजन उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन उसको मानना तो पड़ता है। लेकिन आप अगर कोर्ट के डिसीजंस को नहीं मानेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट करेंगे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, तो उनसे आप क्या निकालना चाहते हैं? आप क्या ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत सिविलाइज्ड मुल्क है, 22 करोड़ का एक अवाम है, जिसकी 10th बेस्ट आर्म फोर्सेस हैं दुनिया में आउट ऑफ 198 कंट्रीज? तो आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक वंकी मुल्क हैं, हमारे में हार्मनी नहीं है, जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि जी हार्मनी नहीं है इनमें, और इसलिए न्यूक्लियर जो एसेट्स है वो डेंजरस हैं? अच्छा तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने बात की, डेफिनेटली हम इसको ए पॉलिटिकली रखेंगे और हम कोशिश भी यही करेंगे कि आपसे आपका मुतल्लिका जो सब्जेक्ट है उसी तक हम महदूद रहें। कल मेजर गौरव आर्या, जो मैं उन पे मुतादिद शोज कर चुका हूं कि वो पाकिस्तान को ख्वाबों में जो है वो उनकी फॉल्ट लाइंस जो है तलाश करते हुए, पता नहीं उन फॉल्ट लाइंस को तोड़ते हुए, अबूर करते हुए, पता नहीं चट्टानों को वो पाकिस्तान के साथ ख्वाबों में पता नहीं क्या कुछ करते रहे हैं। हमारे लिए डेस्क बनाए गए 50-50 करोड़ डॉलर के, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर बात करने के लिए, और पाकिस्तान की फौज को, मुसल्लह अफवाज को, जो हमारा इंटेलिजेंशिया है, उस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। कल एक निजी टीवी है हिंदुस्तान का, मैं अक्सर उसे वॉच करता रहता हूं, तो उनपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा इतने फंसे हुए, इतने अजीब कैफियत में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारा एजेंडा है कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें अभी कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। मेजर गौरव ने भी यही बात की कि हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं, हमारे लिए खान साहब तो मुफ्त में ये काम कर रहे हैं। अब क्या होगा? देखें, मैं सिर्फ ये यहाँ तक कमेंट करूंगा कि आप जब खुद मौका देंगे तो आपका दुश्मन उसका फायदा क्यों नहीं उठाए? या कोई आपका दोस्त तो नहीं है वो। जब आप उसको कोई वीक पॉइंट देंगे तो आप वो उसका जो है वो जरूर फायदा उठाएगा, उसको प्रोपोगेट करेगा, दुनिया को बताएगा। एंड दैट्स व्हाट द इंडिया हैज बीन डूइंग। वो अपने घर में देखते नहीं है कि उन जो यूरेनियम है वो मार्केट में कैसे वहां पे बिक रहा था। ये इंसिडेंट पूरी दुनिया को पता है, और पाकिस्तान जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, उसके बारे में वो अपने गुनाहों को धोने के लिए इल्जाम लगाते हैं। दूसरी चीज ब्रिगेडियर साहब, इज दिस जस्टिफाइड कि आप उनको मौका दे रहे हैं, यानी आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने, इज दिस जस्टिफाइड just for the sake of PM House or Prime Ministership? No, it is not justified. It is not justified for all the political leaders. मैं किसी एक की साइड नहीं लूंगा। इशू ये है कि ये वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि बात करते हैं जिनको ना पॉलिटिक्स की एबीसी का पता है, ना नेशनल सिक्योरिटी की एबीसी का पता है, ना उनके सामने कोई डिसीजन होते हैं, ना उनकी पोजीशन में डिसीजन होते हैं। दे कम ओनली फॉर देयर पब्लिक, फॉर देयर पर्सनल जो ग्लोरी, और वो ऐसी बात कर देते हैं चाहते हुए या ना चाहते हुए, बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट, कि जिससे वो इस अपने ही घर को। वैसे ब्रिगेडियर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक चीज बड़ी है, ताहिर साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उन्हीं की तरफ भी जाऊंगा और शायद वो बात मैं ही उनसे पूछता हूं जो उनकी दिल की बात है। लेकिन सर, ये बाय डिजाइन है, ये डेलिबरेटली है, ये जेस्चर बता रहा है कि ये जानबूझ के, क्योंकि गलती तो एक दफा होती है ना, स्लिप ऑफ टंग तो एक दफा होती है, और गैर इरादी तौर पर एक मरतबा होता है, अटेम्प्ट होती है। लेकिन जो दावे करने वाले लोग हैं, अगर वो रिपीटेडली ये सब कुछ करें, तो फिर तो मेरे ख्याल में एक अंधे को, बहरे को, गूंगे को भी समझ आते कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। मैं दोबारा आऊंगा आपकी तरफ। ताहिर मलिक साहब, ये जो बात कह रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब भी जो बात कह रहे हैं, देखिए वो डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि एक चीज को जो है वो सस्टेन कर देना, एक चीज को जो है वो टेबल पर लेके आना, हमारे पास हल ही सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू का है। जो शख्स किसी से हाथ मिलाना चाहता, जो शख्स अपने आप को के अलावा सबको अछूत समझता है, जो खुद को बेहतर
और दूसरे के आई एम समथिंग एंड आई एम बेटर देन यू, तो फिर पॉलिटिक्स में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नेगोशिएशन के लिए तो डेफिनेटली आपको एक जेस्चर देना होता है, और एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है। मैंने कल भी यही बात रखी थी, अजीम चौधरी साहब से भी बात पूछी थी कि ये ट्रस्ट को कैसे बहाल किया जाएगा, कि किस को गारंटी के तौर पर लाया जाए, क्योंकि खान साहब की तो हमेशा सोलो फ्लाइट होती है, वो तो सबको उड़ा के रख देंगे। पहली बात तो ये कि आपने दुरुस्त तशख़ीस की है, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब की इस हर बात से मुत्तफ़िक हूँ, सिवाय एक बात जो इन्होंने की है कि पॉलिटिशियंस को सियासत की ABC का नहीं पता, और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो उनकी उन्हें बिल्कुल समझ नहीं। गैर इसी सोच ने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक आज तक की जो हुकूमत है, सियासतदान हैं, वो अफवाज पाकिस्तान जिस तरह हुब्बुल वतनी से सरशार हैं और पाकिस्तान का एक अहम इदारा है, इसी तरह सियासतदानों ने भी मुल्क की सलामती का दिफा किया है, पाकिस्तान का केस अच्छी तरह से उजागर किया। लिहाजा हमें उन्हें ये लेक्चर नहीं देने चाहिए कि सियासतदानों को सियासत की ये अबजद का नहीं पता। दूसरा जो आप ये बात कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि दूसरे के वजूद को तस्लीम किया जाए। यस, आप जब कह रहे हैं कि दूसरा गद्दार है, मुल्क दुश्मन है, चोर है, डाकू है, और आप उनके साथ उस असम्बली में बैठने के लिए तैयार नहीं, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, आपका बयानिया क्या है? आपका बयानिया ये है कि गैर मुल्की साजिश के नतीजे में मकामी जो उसके सहूलतकार हैं उन्होंने हुकूमत मेरी ख़त्म की। हाँ, उनसे अब तो ढकी छुपी बात नहीं रही। नहीं, उनसे आप शाम को छुप के मिलने को तैयार हैं। जो आपका एक बयानिया है सर, मैं यही नुक्ता है, मैं माइक साहब आपकी तरफ आना चाहता हूं दोबारा। अजीम चौधरी साहब, ये एक बड़ा एक अहम नुक्ता है कि आप रात की तारीकियों में मुल्क के सबसे बड़े इदारे के साथ और जो इस मुल्क की सलामती के जामिन है उनके साथ आप मुकर जाते हैं रात की बात को, और दिन की रोशनी में आप कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे तो ये मरियम औरंगजेब साहिबा का जो सवाल था ये तो हक बजाने पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने तो सितंबर मिड में गालिबन 13 सितंबर था जब ये तहरीर किया था और ये छपा था कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के साथ रब्ता कर लिया और मुलाकात हो गई है। मैंने ये भी तहरीर कर दिया था कि उसमें क्या कुछ हुआ। मैंने ये भी तहरीर कर दिया गया था कि उनको कैटेगोरिकली कुछ चीज़ें बता दी गई हैं कि ये नहीं होंगी। उसमें पाकिस्तान आर्मी ने एज इंस्टीट्यूशन डीप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यह कहा कि हम कोई गैर आइनी काम नहीं करेंगे, हम मुल्क में बदअमनी नहीं होने देंगे। अगला आर्मी चीफ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे और मैं जा रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें मैंने पाकिस्तानी कौम में एक बेदारी भी है, एक जज्बा भी है, इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट करके मुस्तरद करके आए और इसमें भरपूर हिस्सा ले रहा है। मैं यकीन रखता हूँ आज मैं इतनी ज़्यादा सियासत में जाने की बजाय, मगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह टैलेंट, इस तरह जज्बा और सब कुछ मौजूद है, इसको इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर मुस्तकबिल पाकिस्तान का रोशन होगा, ब्राइट होगा, बेहतर होगा, और वो दिन जल्द आने वाला है कि सच और झूठ साबित होगा। सारे आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़ साबित हो रहा है। और एक टाइम इस तरह है कि जिन लोगों ने इन कौम को गुमराह करने की कोशिश की है वो रोज़ बहुत जल्दी वो चीज़ आया होने वाली है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन मुहब वतन है और कौन गैर मुहब वतन है। बहरहाल एज ए होल मैं यूरोपियन यूनियन की तमाम कंट्रीज़ का और ये जो एक्सीलेंसी मैडम हमारे साथ खड़ी है जो यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर है, उसकी वसातत से सबका पाकिस्तानी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको दाद देता हूँ कि इन हालात में और इस माहौल में इस तरह उन्होंने इस तरह शो और इस तरह मेला ऑर्गेनाइज कर दिया और पाकिस्तानियों को मौका मिला कि वो आके यूरोपियन मुख्तलिफ स्टाल दे के, उनके मुख्तलिफ कंट्रीज़ के स्टाल दे के और उससे ये सीख ले कि वही क्या हो रहा है। अच्छा मैडम, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम PNCA में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। ये थी ताज़ा तरीन। देखिए, बरतानिया में 3 प्राइम मिनिस्टर तो हमने रिसेंटली बदलते देखे, चंद माह में
चंद माह में। वहां इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वह है 13%। कितने परसेंट? 13%। और लेबर पार्टी 60% से ऊपर है, 67% है गालिबन, अगर एग्जैक्टली मैं कहूं तो। लेकिन वो टेम्स के किनारे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो कोई घेराव नहीं कर रहे, वो कोई सिट इन नहीं कर रहे, बड़ी वो खूबसूरत बात। कुछ नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत करें जो आपको 5 साल के लिए मैंडेट मिला हुआ है, और हम जब इलेक्शन आएगा आपका मुकाबला करेंगे। अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। सर ये तो आप हाई ये- मॉरल ग्राउंड की बात देखें कर ना, रहे हैं शेर साहब। आप दर्ज क्या दे रहे हैं? आप हाई मुझे मॉरल अमर ग्राउंड बिन का दे रहे मारूफ का दे रहे हैं, आप मुझे अमर बिन मारूफ का दर्ज दे रहे हैं, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं उनको दर्ज न देने दूं। ये आपका बड़ा एक अहम नुक्ता है प्रोफेसर साहब। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी जाऊंगा, जरा इसे कंक्लूड कीजिएगा इस बात को। ये हाई मॉरल ग्राउंड की बात की जा रही है, डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, 15,000 या 1500 लोग खड़े होकर बोले कि खान साहब हम आपसे खुश नहीं है तो मैं घर चला जाऊंगा। यू टर्नोलॉजी को हिकमत अमली के साथ जोड़कर, अजीम लोगों के साथ जोड़कर झूठ पे झूठ बोलना और लोगों की आंखों में धूल झोंकना, इज दिस जस्टिफाइड? मैं एक तो ये कहता हूँ, ये बड़ी खूबसूरत मिसाल दी अजीम चौधरी साहब ने। ये कोई हाई मॉरल ग्राउंड का मामला नहीं, ये पॉलिटिकल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि एक जमात को 5 साल का मैंडेट मिला, अब वो उनके पार्टी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि डिलीवर करें, वो अपनी क़ियादत को तब्दील कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन हुकूमत को तब्दील नहीं करना चाहती। तो इस नुक्ते में हमारे लिए भी ये है, ये जो उजलत इस वक्त दिखाई जा रही, जो इस चीज़ के लिए लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, वो क्या है? वो एक ये है कि नवंबर से पहले अहम तकर्री जो है वो ये हुकूमत ना करे, मैं करूँ, यानी ये एक अनोखे लाडले का एक है। और दूसरा, जल्द इंतखाबात हों जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं। 3.5 करोड़ लोग सैलाब से डिस्प्लेस्ड हैं, उनके माल मवेशी और मकानात और खड़ी फसलों तक को नुकसान पहुँचा है। उनके पास, आपके पास जाने को टाइम नहीं। आपके प्रोग्राम में मैं शिरकत के लिए आ रहा था, तो ये जो सिक्योरिटी वाले यहाँ पे मामूर हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, इस पे 30 करोड़ के अखराजात होंगे। ये अगर लॉन्ग मार्च ना करते तो इस 30 करोड़ से 10 लाख घर बन जाते उनके। लेकिन ये है कि जब सियासत का मकसद इक़्तिदार का असूल हो और ब्रिगेडियर साहब भी इस अनोखे लाडले पे तनकीद करने पे आमादा ना हो दिखाई दें आपके सवाल के नतीजे, तो फिर कहीं नरम गोशे में ये तो हमें कहना चाहिए कि ये गलत है या ये सही है, इतना तो हमें कहना चाहिए। या ये कहें कि हमारा पसंदीदा लीडर है, वो ये कह रहा है तो बस ठीक हो गया। इंस्टीट्यूशन ने ये तस्लीम कर लिया कि हमसे चंद माजी में गलतियां हुई। मेरा ख्याल है ब्रिगेड साहब को आगे चलना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देखना। नहीं, ये मजीद बात भी गलतियों आपकी पे इसरार नहीं करना चाहिए। नहीं करना हाँ, चाहिए। अच्छा एक चीज और भी यहाँ पे बड़ी अहम है, डेफिनेटली एक इमोशनल अटैचमेंट, एक नजरियाती किस- वाबस्तगी। मैं आ- वैसे आइन overall से बात- आइन से नहीं, इमोशनल नहीं, नहीं, अटैचमेंट होनी मैं चाहिए उसी ना। तरफ आ रहा हूँ। ये आपके ये ज़ेन साजी करके मैं- आपने एक नहीं, शख्स मैं- को मैं- एक जिन बना आप दिया। सवाल सुनिए। आइन मैं- कानून जमहूरियत से नहीं, इमोशनल यही कह रहा हूँ अटैचमेंट कि क्यों नहीं? इमोशनल अटैचमेंट भी सबकी होती है, नजरियाती जज्बाती वाबस्तगी भी होती है, मेरी होगी, आपकी होगी, किसी की XYZ होगी। क्या हम उसे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे इतनी आसानी से अपनी नेशनल, अपनी सॉवरेनिटी के साथ, अपनी इंटेग्रिटी के साथ, अपनी कौमी सलामती और कौमी सलामती के इदारों और आईनी इदारों के साथ? 75 साल से यही है कि हमने पसंद नापसंद पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं दिया, फातिमा जना को गद्दार ठहराया, नवाज शरीफ को जलावतन किया। ये पसंद और नापसंद नहीं तो हालात यहाँ तक पहुँचे। अगर हम आइन को पसंद कर देते, कायदे आज़म को पसंद कर लेते, और फिर हम पाकिस्तान के आगे हमारी अना ना होती। लेकिन हमारी ज़ाती पसंद नापसंद ने मुल्क को इस बंद गली तक ले के आए। अच्छा, जज्बात के हवाले से अजीम चौधरी साहब, एक तारीख रही है हमारी बहैसियत कौम, हम थोड़े से इमोशनल हैं, जज्बाती हैं। डेफिनेटली जज्बात तो होते हैं, हर तरफ होते हैं जज्बात, लेकिन तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया के हवाले से मेरा ये सवाल था और मैं रिपीटेडली ये सवाल कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जिस तरह फाइनेंस किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पे जितना पैसा लगाया जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है ये पैसा? ये इतना सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट करना और इदारों के हवाले से एक मनफी प्रोपिगंडा करने के लिए एक टूल के तौर पर उसको इस्तेमाल करना। डॉक्टर साहब, मैं भी एक सियासी जमात का एक छोटा सा ओहदेदार रहा। मैं जानता हूं सियासी जमात कैसे पनपती है। मैं ये भी जानता हूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में किस कदर जमहूरियत है। मैं ये भी जानता हूं कि ओहदेदारों का इंतखाब कैसे किया जाता है। मुझे ये बता दीजिए कि इनकी पार्टी में जमहूरियत है? इनकी पार्टी में कोई जमहूरियत नहीं है। वहशत होती है वहां। वन मैन शो।
वहाँ नाजीज़म की भी एक इंतहा है, वहाँ फाशिज़म की भी एक इंतहा है। आप कैबिनेट मीटिंग में बैठ के 45 मिनट बोलते हैं, लोग गूंगे बन के चुप करके बहरे बन के सुनते रहते हैं आपको। और फिर हमें एक सरगोशियों में, सर एक- माजरत के एक- साथ ना सर, सुन तो लेना, फिर खरगोशियों में आकर आपके और हमारे कान में कहते हैं हम क्या करें भाई, हमें तो आप बोलने नहीं रब्त दिया। ना तोड़ने दिया करें डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी होगी। मैं फिक्रा पूरा कर लूँ, आप जो मर्जी कह लीजिए। आप जो वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके जवाबदेह हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को, कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसके जवाब दें। आप जो जाती खराजात कर रहे हैं, आप उसके भी जवाबदेह हैं इलेक्शन कमीशन को भी, एफबीआर को भी और पाकिस्तान के अवाम को भी। एक डायरेक्टरी छपती है पार्लियामेंट के मेंबर्स की कि इनके पास कितने पैसे हैं, इन्होंने कहाँ से लिए हैं, कहाँ खर्च किए हैं, उसमें पूरी डिटेल्स मौजूद होती हैं। आपकी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती। आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसका हिसाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपसे मांग चुका हुआ है। आपने 8, 9, 10 साल उसको लटकाए रखा, अभी भी आप उसको लटकाना चाहते हैं, बाकी चीज़ों का हिसाब आप नहीं देना चाहते। बाकी लोगों से आप रसीदें मांगते थे कि रसीदें दो, तो अपनी रसीदें भी दे दें। सर इसके लिए रिफॉर्म्स नहीं लानी चाहिए चेयर साहब? देखिए कानून मौजूद है, कानून मौजूद है तो वो रसीदें मांग रहे हैं। 5,000 50,000 रुपए जुर्माना इलेक्शन कमीशन की जानिब से हो जाता है, डेफिनेटली उसमें तरमीम के मसाइल की जरूरत, क्योंकि हालात को बेहतर वो करने के किसने लिए करना है? ये तो एक आइडियल सोसाइटी में आप जो बात करें डेफिनेटली लॉज मौजूद हैं, लेकिन आइडियल देखिए सोसाइटी वो में शख्स जो ये कहे कि मैं मगरिब को जानता हूँ, वह मगरिब के इखलाकी इक़दार को, दीनी मजहबी इक़दार की बात नहीं कर रहा, इखलाकी सियासी इक़दार की बात कर रहा हूँ। इखलाकी सियासी इक़दार में मैंने आपको बताया, प्रोफेसर साहब ने भी आपके सामने बात रखी कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर्स को चेंज कर रहे हैं, पार्टी हेड्स को चेंज कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन उनको गिराने की कोई कोशिश नहीं कर रही, जो कर सकती है। एक वोट के साथ बरतानिया में हुकूमत चल जाती है। यहां आप कहते हैं मैं 10 आदमी खरीद लूं, ये 5 मैंने खरीद लिए, 5 और खरीद ले तो पूरा हो जाएगा। आप प्राइम मिनिस्टर हैं। आप पंजाब में क्या कर रहे हैं? आप पंजाब में अपने एहतसाब को रोकने के लिए स्पीकर के जरिए आपने दर्जन भर से ज्यादा, 1.5 दर्जन लोगों को पूरे साल के लिए सेशन से निकाल दिया। 18 सेशंस के लिए आपने निकाल दिया। यानी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना हो तो वो आ ही नहीं सकेगा, चूंकि आपने लोगों को असेंबली से निकाल दिया। अब अगर आप इस तरह की जमहूरियत को लेकर चलना चाहते हैं तो वो जमहूरियत हमने देख ली कि आप वफाक के खिलाफ 148, 149 की मुखालफत में करते हुए आप वफाक के खिलाफ महाजराई का पूरा इरादा रखते हैं, मनसूबाबंदी कर चुके हुए हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं रियासती मशीनरी को, सूबाई मशीनरी को। ये क्या तरीका है? अच्छा, इसमें बहुत सारे सवालात हैं, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि 70s के अशरे में हमने देखा एक नेशनल अवामी पार्टी बनी, उनका कुछ बयानिया था, एग्रेसिव बयानिया था, उनकी फिर क्या हालत हुई, सब कुछ सब हमने देखा। जब से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है, क्या आज तक किसी की इतनी अखलाकी जुर्रत हुई है, क्या किसी ने इतना आउट ऑफ द वे गुफ्तगू की है कि उसने अपने महज इक़्तिदार के लिए कौमी इदारों को, उसके तशख़्ख़ुस को, पूरी दुनिया में जो हमारे खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, डिसइंफॉर्मेशन चल रही है, उसको न सिर्फ तकवीयत दी है बल्कि बदकिस्मती से मैं ये बात कहूँगा, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है एक आलाकार के तौर पर सामने नज़र आ जाए। ये जो आपका जो कर्ब है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी तरह आपको भी इंडिया के टॉक शोज़ में जाने का मौका मिलता है और वहाँ हमारे लिए इंतहाई ये शर्मिंदगी का बायस होता है कि हमारे जो यहाँ क्लिप्स होते हैं रहनुमाओं के अपोजिशन, वो वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो मीडिया ज़िम्मेदार है वो भारत दुश्मनी इस सतह पे प्रमोट नहीं करता, नफ़रत अंगेज़ी को और फाशिज़म को, जो बाज़ औक़ात मायूसी भी होती है कि करना चाहिए, लेकिन उनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी पार्टी का। तो वहाँ पे जो उस इंडिया के अंदर एक कसीर आबादी गैर इंतहा पसंद हिंदुओं की और मुसलमानों की और सिखों की बस्ती है, उनकी भी दिल आज़ारी का बायस होती। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये अब एक ज़माना था कि सियासत लोकल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल थी, अब ये बाउंड्रीज़ ख़त्म हो गई हैं। ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल। अगर आप मियाँ वाली में खड़े हुए हैं, रायविंड में जलसा कर रहे हैं, लड़काना में, तो वहाँ जो आप गुफ्तगू करेंगे वो इंटरनेशनली कोर्ट होगी और दुनिया के दीगर सरबराहों की। तो हमें सियासत ज़रूर करनी चाहिए, जमहूरियत के अंदर इसका मैकेनिज़्म है, लेकिन कौमी मफादात पे, कौमी सलामती के मामलात पे और रियासत के मामलात पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। अजीम चौधरी साहब ने भी मुझे ज़ाती तौर पे बताया, कई वफूद के साथ पार्लिमानी इंडिया गए,
वहाँ पे आप इंडियन मीडिया से जब इंटरेक्शन होती है क्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड, राइट लेफ्ट, जो अपोजिशन और गवर्नमेंट, उनका एक मौक़िफ़ होता है और वो उसके अंदर उनके अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म है। हमारे यहाँ ये है कि हम पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुँचाने की हद तक चले जाते हैं अपने पैटी इंटरेस्ट को, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। तो ये जो बाउंड्रीज़ हैं इनके ऊपर सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन मुझे तो मायूसी अब इसलिए नहीं हो रही कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो इतनी बड़ी फंडामेंटल एक ड्रास्टिक चेंज आई आर्टिकल 370A की, तो जो ऑल पार्टीज़ को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई तो हमारे आर्मी चीफ और दूसरे आला अस्करी हुकाम दफ्तर ख़ारजा के हुकाम आए, उसमें एक ही सियासी सरबराह मिसिंग थे, वो इमरान खान साहब। यानी ये तो एक बड़ी अजीब बात है कि इन केस ऑफ वार भी आप कहें कि मैं सर उनकी माजी के कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हुए हैं, वो आपकी नज़र से भी ज़रूर गुजरे होंगे कि उनका इस हवाले से क्या सोच थी। फिर वो बदकिस्मती ये थी कि बजाय कि हम बैनुल अक़वामी सतह पर उसको उस अंदाज से एक एग्रेसिवली हम रिस्पॉन्ड करते या मुकदमा पेश करते, हमने जो एक छुट्टी वाले दिन जो है वो कुछ सेकंड के लिए इज्तमाही बदुआओं का सिलसिला किया हुआ था और हम इज्तमाही तौर पे बदुआएं मोदी को देते थे। बस इसमें मैं आपको एक सिर्फ वाक़या बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक डे था कश्मीर का 27 अक्टूबर को, तो यासीन मलिक की एहलिया को मैंने यूनिवर्सिटी में बुलाया, वहाँ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, हमने एक प्रोग्राम कराया। तो उसने एक बात की जिसने मेरे ज़मीर को झंझोड़ दिया कि जेल से यासीन मलिक ने पैगाम भेजा है कि मैं ज़िंदगी में इतना कभी मायूस नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो एक पोलराइजेशन है, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत है और कोई कश्मीर पॉलिसी मुत्तफ़िका आपस में, हम ये जो इनबिलिटी है इसकी वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है पाकिस्तान। इस चीज़ ने मुझे बहुत मायूस की। जिस यासीन मलिक जैसे बहादुर शख्स को भारतीय हुकाम नहीं तोड़ सके, और हम यहाँ हमारे इशूज़ क्या हैं कि हम एक दूसरे को चोर डाकू ये कह रहे हैं, हम कश्मीर पे एक मुत्तफ़िका मौक़िफ़, यानी ये सब मैंने फिर अगले दिन अखबारात देखी। हमेशा एक रवायत रही है, अजीम चौधरी साहब भी जानते हैं कि इस मौके पे तमाम जमातें पार्लियामेंट के बाहर और वो एक जुलूस निकालती हैं। तो इसमें मुझे कोई वो जमातें नज़र ही नहीं आई जो अपोजिशन की जमातें। तो इसमें इमरान खान अच्छा, साहब की पार्टी, इसमें एक बात की तो वजाहत भी हो चुकी है, उसे डिनाई भी नहीं किया गया और DGI ने और DGI-SPR ने बाकायदा तौर पर इसका जिक्र भी बरमला किया। उन्होंने कहा कि जब हमारे से मुलाकात हुई तो हमने कहा कि मईशत सबसे बड़ा इशू है, तो उन्होंने कहा नहीं जी अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। तो जब हम मुल्की मईशत पर नहीं बैठ सकते, किसी एक एजेंडे पर अगर कोई एक प्रेसिडेंट सेट किया होता अजीम चौधरी साहब, तो हम बिल्कुल ये इस बात को डिनाई करते कि जी हुकूमत सही नहीं कह रही है कि इनके साथ बिल्कुल इनको इंगेज करना चाहिए। तमाम तर कोशिशें जो है वो ज़ाया हुई हैं। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में एक केस जेर समाअत है जिसमें ये रिमार्क्स आए कि आप इनके साथ मुज़ाकरात करें। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुज़ाकरात किए और कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिया कि ये लीजिए, आप बताइए आप पर एतबार कैसे किया। आपसे ही सवाल किया, हाँ बिल्कुल, आपसे सवाल किया, आप जवाब दे दें। आप जवाब देने की बजाय ये कह आए कि मैं कल आऊँगा, कल आप देंगे। उसके जवाब में पाकिस्तान की काबीना ने फैसला किया और उन्होंने काबीना के अरकान और कुछ और लोगों को नामजद कर दिया कि ये एक कमेटी है, लॉन्ग मार्च और बाकी मामलात पर जिसने गुफ्तगू करनी है वो कर ले। जवाब आया कि ये बदनीयती पर मुश्तमिल एक कमेटी है और ये वक्त पाना चाहते हैं, हमें इलेक्शन की डेट दीजिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो असेंबली, सिर्फ वही असेंबली तोड़ सकता है, कोई और कुव्वत, ताकत, शख्स, फर्द, इदारा तोड़ नहीं सकता, नहीं सोच सकता। वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कह चुके हैं कि इलेक्शन अगस्त में होगा। अब जब आपको डेट भी दे दी कि अगस्त अगले साल इलेक्शन होगा, कमेटी भी बना दी कि आप मोडेलिटीज तय कर लीजिए, फिर आप क्या चाहते हैं? आईनी मुद्दत पूरी कर दी, बल्कि ये भी ऑफर कर दी गई। हाँ जी, सही कह रहे हैं। फिर आप क्या चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि आप आके यहाँ चढ़ाई करें और इस्लामाबाद के 22 लाख लोगों की जिंदगी को अजाब करें, तो हमने भी तो वोट देने हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं। कहाँ से वोट लेंगे आप? यहाँ भी तो आपके वो लोग 3 जीते हुए हैं ना, क्या वो अगली दफा जीतेंगे? मुश्किल हो जाएगी आपके लिए सूरत हाल। इसी तरह आप रास्ते में जो कुछ करते हुए आएंगे वो उसका भी एक असर निकलेगा। देखिए, सियासी तहरीकें इसलिए पहले इस तरह चलाई जाती थी कि लोगों को अवेयर किया जा सके। अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब आपके पास डिजिटल मीडिया है, अब आपके पास बहुत सारे दीगर जराए मौजूद हैं। सुबह से ये बात चल रही है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो बैन कर देगी इंटरनेट को पाकिस्तान में कुछ दिनों के लिए, तो VPN चला ले। अब आप VPN चलाकर भी देखना चाहते हैं, ये भी एक तरीका कार है ना। तो आप अपने जलसे जुलूस की बजाय
किसी एक जगह पे तशरीफ रखें मेज कुर्सी पर और जो कहना चाहते हैं वो कह दें। और अगर आपने आजम सवाती साहब की ज़बान बोलनी है तो वो अपने आप को सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं। गुजारिश ये है कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो सेनेट का रुकन है उसके पास राइट है कि वो प्रिविलेज मोशन मूव करे, जिसको स्पीकर जो है कमेटी को भेजने का पाबंद है। सर वहां तो माजूर कर दिया है, वहां तो माजूर कर दिया है लेजिस्लेटर्स को और पार्लियामेंटेरियंस को। क्यों किया, यही सवाल करना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट की बेतौकीरी क्यों कर रहे हैं? आप ये चाहते हैं राइट ऑफ प्रिविलेज और मोशन उनको खत्म कर दिया, अब वो होंगे ही नहीं पार्लियामेंट में तो क्या होगा? वो पार्लियामेंट में ही जाएंगे तो उनकी बात बनेगी। अगर वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे तो कोई मजाकरा सिरे नहीं चढ़ सकेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैकेनिज्म तय किया जाता है और ये ऑफर भी गवर्नमेंट की तरफ से की गई कि हम मैकेनिज्म मुश्तरका तौर पे तय करते हैं, इंतखाबात कैसे हों, तरीकाकार क्या हो, हल्का बंदियों के हवाले से हम बात करना चाहते हैं, आप आए हमें मशावरत करें। अगर यही सिलसिला रहा और एक तरफ कोई शख्स खड़ा होकर बार बार आकर एक मुसल्ला जत्था, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, या कुछ लोगों को एक लश्कर को लाकर बिठा दे और कहे भाई जो मैं कहता हूं इस पर आप अमल दरामद शुरू कर दो, फिर तो पाकिस्तान में ये एक मिसाल बन जाएगी। देखें, ये जमहूरियत जब यहाँ रूशनास हुई तो उससे पहले यही था। हम जदीद रियासत बनने से पहले यही था कि अफ़गानिस्तान से, ईरान से हमलावर आते थे और दिल्ली के तख्त पे जो बैठा होता था लठ बरदार उसे हटा देते थे और उसको कहते थे कि ये शमशीर या कुव्वत के ज़ोर। तो अब ये है कि जब आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक आइन के ज़रिए मुल्क को चलाते हैं तो या तो ये मैं समझने से कासिर हूँ कि इंतखाबात में 4-5 साल का अरसा हो, मिड 2.5-3 साल का अरसा हो। अब यानी इंतखाबी फ़िज़ा अभी से शुरू है। आप ये इतना तो अमेरिका में 2-2.5 साल की इलेक्शन कैंपेन होती है, तो अभी 10-11 माह तकरीबन बाकी रह गए हैं और अभी अगर आज भी इनके ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन हो तो इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये आपको जो सवाल है प्रोफेसर साहब, एक बात कह दूं, एक टर्मिनोलॉजी है पूरी दुनिया में, इलेक्शन ईयर। हाँ, इलेक्शन ईयर, ये हम इलेक्शन ईयर में। अच्छा, इलेक्शन ईयर की भी बात अगर हम थोड़ी देर के लिए शामिल करें तो थोड़ी देर के लिए भी तस्वुर में ले आते हैं कि जी हुकूमत मान लेती है, मुल्की मफाद के लिए मान लेती है, या कॉम्प्रोमाइज चलें, लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए, जैसा होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो नुकसान बहुत होगा। पुरअमन इंतखाबात क्या इस हालात में हो सकते हैं? और अगर इस हालात में जो खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है और इस इंतखाबात में क्या वो इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात नहीं लगाएंगे? क्या वो धांधली के इल्जामात नहीं लगाएंगे? अपने आरटीएस का तो जवाब नहीं देंगे? क्या वो दूसरे का एक्सेप्ट कर लेंगे? ये एक बहुत बड़ा आपका है चैलेंज। लेकिन देखिए, बलदियाती इंतखाबात सिंध में मुलतवी हुए और जो ज़िमनी इंतखाबात हैं मुलतवी हुए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारा मुल्क का एक अच्छा खासा जो इलाका है वो सैलाब में ज़ेरे आब है और डिसप्लेसमेंट है, वोटर्स अपनी जगह पे मौजूद नहीं, वो उनकी बहाली हो रही है, रिहेबिलिटेशन, और फोकस उनकी जानिब हुकूमत का है। और दूसरा जो इसके ऊपर अखराजात हैं वो भी हमारी इकॉनमी इस वक्त सस्टेन नहीं कर सकती। तीसरा जो पहलू है कि हल्का बंदियों और वोटर फहरिस्तों का काम अभी मुकम्मल नहीं है। मेरी ये जो इंतखाबात हुए हैं ये पिछली वोटर फहरिस्तों पे हुए हैं और हल्का बंदियाँ भी जो हैं वो हो रही हैं, वो अपने एक टाइम प्लान से जा रहे हैं। हर इदारे को पता होता है अगर हमने यूनिवर्सिटी में अगर हमने दिसंबर में इम्तहानात लेने हैं चंद हज़ार स्टूडेंट्स के, तो हमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप अगले हफ्ते ले लें। खर्चा, पैसा, इतना अरबों रुपए लगते हैं, लॉजिस्टिक और हर तरह के उसके अंदर है मसल। तो अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और चीज़ है, आवाम के हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि जब भी पार्लियामेंटेरियंस या गवर्नमेंट्स बनती हैं, कैबिनेट बनती है या अपोजिशन हो, जो भी हो, स्टेक होल्डर जो रुकने पार्लियामेंट हो, उसको अवाम का मैंडेट मिलता है। और उस अवाम का मैंडेट मिलता है जो इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे, तकरीबन मोर देन 82% लोग वही हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटा नजर आ रहा है इन दिनों में अपोजिशन की नज़र में, कि वो माइक्रोस्कोप में भी कहीं मुझे नहीं नजर आ रहा उसकी फलाह बहबूद की बात हो, उसके फंडामेंटल राइट्स की बात हो। वो तो ये कह के बात खत्म कर दी गई थी कि भाई थोड़ी मैंने टमाटर, आलू और चीनी सस्ता करने के लिए आया मैं था। समझता हूँ कि इस वक्त जो बड़ी अफसोसनाक बात ये है कि पूरी दुनिया में आप देखें कि कोविड के बाद और यूक्रेन वॉर के दौरान इस वक्त जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ आई हैं सोसाइटी में, फ्रांस में लाखों लोग, एक लीडरलेस मूवमेंट चल रही है जहाँ इन लोगों की तनख्वाहदार तबके की, मज़दूर की, किसान की माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ है तो वो आएँ। तो पाकिस्तान में भी ऐसे हालात हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी थे, अब भी हैं,
लेकिन केस वो जो लॉन्ग मार्च का बिल्ड किया जा रहा है वो ये है कि अर्ली इलेक्शन के लिए हम आ रहे हैं। वो ये आवाम का की ज़िंदगियों में माशी, समाजी और सियासी तब्दीलियाँ जो वो देखना चाहते हैं उसके ऊपर कोई एजेंडा नहीं, और लॉन्ग मार्च का नाम इसको रख दिया है। सारा जो वो चीज़ें कि आप हुकूमत आपकी पंजाब में है, KPK में है, कंटेनर के अंदर AC भी है और इन्वर्टर भी लगा हुआ है, DSNG के लिए कनेक्शन भी है, वाईफाई भी मुहैया है, और लाइट जितनी चाहिए आपको और मेकअप का आलात वो भी वहाँ मौजूद हैं, और फूड डिलीवरीज भी हो रही हैं, और DSLR कैमरे भी हैं। तो ये इस पे तो जो लॉन्ग मार्च लेकिन लफ्ज़ इससे आपका एक सवाल भी पैदा इससे चीन का जो हमें हमसे एहतजाज ना कर दें कि जो लॉन्ग मार्च लफ्ज़ है आप इसकी तौहीन कर रहे हैं। जो चेयरमैन माओ ने 5 पहाड़ी सिलसिले और दरिया अबूर करके जो इनकलाबी जदोजहद की, जिसमें लाखों लोग इसमें बरूए कार आए, शहीद हुए, और फिर वहाँ एक तारीख साज इनकलाब आया, तो उसकी निस्बत खैरत का नाम जनू रख अच्छा, दिया। इसमें जनू एक, का एक, खैरत। एक बात और है अजीम शेख साहब, आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा गैर मामूली तौर पर मुतहरिक होना होगा हमारे इंस्टीट्यूशंस को, अकाउंटेबिलिटी के इदारों को? इलीगल फंडिंग है जिनका जिक्र अभी प्रोफेसर साहब ने भी किया, इतना फाइनेंस, इन सब लोगों का खाना मैनेज करना, कंटेनर्स, ये सब कुछ। बदकिस्मती तो ये खान साहब के हवाले से मशहूर है कि वो ग्रीन टी भी नहीं पिलाते। देखिए वो तो उनका ज़ाती एक काम है, मेहमान नवाजी भी इस्लाम सिखाता, वो भी सीख लें तो अच्छा ही है। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने नाज़रीन को, आपके नाज़रीन को, पाकिस्तान के शहरियों को ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 2013 में फ़ैसला था फुल कोर्ट का। पिटिशनर थे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो आज पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं। वो ये गए थे पूछने सुप्रीम कोर्ट से कि केयर टेकर हुकूमत के इख्तियारात क्या हैं, केयर टेकर हुकूमत के इख्तियारात क्या है, निगरान हुकूमत के बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकता। कोई भी इलेक्शन कराना हो, और उसके लिए भी कंसेंसस, उसका भी एक तरीका कार है ना। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ज़रा उस कंसेंसस से हट के है। उस ज़माने में जाने वाली हुकूमत ने ये जो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, इसके किसी यहाँ पर किसी जर्नल को तैनात किया था, नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हम इस नोटिफिकेशन को फ्रीज करते हैं तावक्ते कि एक ऐसी हुकूमत ना आ जाए जो अवाम की मुंतखब हो और उसके पास मैंडेट हो पाकिस्तान के इख्तियारात को इस्तेमाल करने का। जो निगरान हुकूमत है उसके पास ये इख्तियार नहीं है, मैंडेट, पब्लिक मैंडेट नहीं है, उसके पास लीगल मैंडेट है कि डे टू डे मामलात को लेकर चल सके, लेकिन ये कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते, ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स नहीं कर सकते, ये अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर आज कोई शख्स ये समझता है कि निगरान हुकूमत को मुकर्रर कर दिया जाए और इंतखाबात हो जाए, तो ये हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक दिन भी निगरान हुकूमत 91 डेज के लिए भी नहीं आ सकती, कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पर पाबंदी लगा दी हुई है। वो 90 दिन के अंदर अंदर इक्तदार मुंतकिल करके जाए, पाबंद है उसकी, पाबंद अब है। मेरे सवाल पर भी आ जाएं सर। इलीगल, आप भूल ही गए बिल्कुल, इलीगल फंडिंग की बात कर रहा था कि ये जो फाइनेंस हो रहा है, डेफिनेटली इसमें भी तो सवाल होना चाहिए। वो जिसको ममनुआ फंडिंग कहते हैं, तो ये तकरीबन वही लग रही है, ये इतना फाइनेंस होगा, इतना हफ्ता लगेगा, खाना है, एहतमाम है, ये सारा कुछ है। देखिए वो पाकिस्तान, हरकत भी तो जानने चाहिए। देखिए वो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाना चाहती हैं। अपनी मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में हम जो IMF के पास गए, जो हमने महंगाई की, जो तेल की कीमतें बढ़ी, जो डॉलर की कीमत कम हुई, वो उससे हमें निजात दिलवाने के लिए अब तशरीफ़ ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं हकीकी आज़ादी लेके दूंगा। वो हमें हकीकी आज़ादी लेके देंगे उन तमाम कुव्वतों, इदारों, मुल्कों से जो माली मदद हमारी करने के लिए तैयार हैं, ये माली मदद कर रहे हैं, या हमें कर्ज देने के लिए तैयार हैं। चूँकि हम बेकारी हैं, कशकोल उठाए हुए फिरते हैं, शर्मिंदा होते हैं और मुश्किल से पैसे मिलते हैं और कर्ज पे मिलते हैं, और कर्ज देने के लिए भी पैसे लेने पड़ते हैं। अगर पाकिस्तान की ये इकोनॉमिक कंडीशंस हैं तो ये आप करके गए हैं 4 साल में, जिसको अगले 4 साल तक भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप यही आज़ादी देना चाहते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका, और ताहिर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक बात यहाँ पे मैं जाते कहूँगा, तमाम सियासी जमातें हमारी आंखों का तारा हैं। तमाम सियासी जमातों ने ही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है। खुदारा हमारी जो आंखों का तारा है, कहीं वो हमारी आंखों का कांटा बन के
हमें चुभने ना लगे। और अगर हमें चुभन हुई, हमें तकलीफ हुई, तो डेफिनेटली जो इंतकाम होगा या बदला होगा वो बैलेट बॉक्स पर होगा। बैलेट बॉक्स का भी एहतराम करें और वोट का भी एहतराम किया जाए, क्योंकि अवाम की फलाह व बहबूद को अगर आप भूल जाएंगे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी मसाइल हो, ये जो टमाटर प्याज चीनी की बात कर रहे हैं, ये मेरा ही मसला नहीं है, ये ताहिर नईम मलिक साहब का भी मसला है, अजीम चौधरी साहब का मसला है, हम सब का मसला है, क्योंकि हम भी रोटी खाते हैं। डेफिनेटली हमें भी अशियाए खुर्दनोश में कमी, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल, गुर्बत का खात्मा, और हमें भी एक 2 करोड़ मकान और 50-60 लाख घर चाहिए। हम इसके बगैर नहीं रह सकते। वो नेशन बिल्डिंग तब हो ही नहीं सकती। कौन सी नेशन बिल्डिंग होगी जब एक आम आदमी खुशहाल नहीं होगा? आप कहेंगे जी कि मैं तो नेशन बिल्डिंग के लिए आया हूँ। ये तो वही बात हुई जैसे जो बाइडन ने कह दिया कि जी मैं अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग के लिए तो नहीं आया था, मैं तो तालिबान के खात्मे के लिए आया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।